चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर समाज को बताना जरूरी भी होता है। और दूसरा ये है कि हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो वैचारिक है उसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमारा समाज है वह दूसरों के विचार को फॉलो करता है, लेकिन हमारे अपने जो विचार हैं, हमारे समाज के जो विचार हैं, हमारे पूर्वजों के जो विचार हैं, उनको थोड़ा सा अनसुना करता है या फिर अनदेखा करता है, अर्थात उनको तवज्जो नहीं देता है, ऐसा होता है। तो बहुत अच्छा विषय था। कई साथियों ने अपन को ये कहा भी कि आप लोग भी इस विषय के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो आप भी पधारिए। और हमने भी अपनी रजामंदी दे दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको ये कहा कि भाई वो लोग आएंगे तो हम नहीं आएंगे, ऐसा करके। तो ये थोड़ा सा राजनीति के बैठ चढ़ गया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये जो विषय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग चाह रहे थे कि इस विषय को हम लोग करीब 1 साल बाद इसको छेड़ेंगे, इसके बाद में बोलेंगे, लेकिन चूंकि तैयारी हमने काफी कर ली थी, इस वजह से इस पर थोड़ा सा बोलना जरूरी है। दोस्तों, यह इतना बड़ा विषय है कि उस विषय पर अपन आज पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइव में अपना एक पाबंदियां होती है समय की, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाए तो भी जमता नहीं है। तो हम इसको 2 से 3 खंडों में करने का कोशिश करेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सबसे ज्यादा हमारे समझनी जरूरी है। अभी तक आदिवासी परिवार ने जो रिसर्च किया, इसमें काफी हमारे सबसे बड़े लीडर में विशेष करके हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी में भी जो हमारा समाज का जो एम्प्लॉयज वर्ग है वह रात दिन इस पर काम करता है। और बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो किताबों में पढ़ करके या फिर समाज के अंदर रिसर्च करके बहुत सारी बातें ढूंढते हैं और उसका फिर वेरिफिकेशन होता है। हमारे समाज के अलावा यानी आदिवासियों में भी भील समुदाय के अलावा भी बाहर के जो समाज है, जैसे गोंड है आदि जो समाज है, उन समाजों के अंदर भी उसकी मान्यता कैसी है, उसका विचार कैसा है, उस पर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सब कुछ चीजें सभी समाजों के अंदर अर्थात सभी ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर समान पाई जाती है, उसको अंतिमतः मान लिया जाता है। इसके अलावा ये देखा जाता है रिसर्च में कि वह जो हमारा जो पूर्वजों का विचार है, ट्राइबल फिलोसॉफी का या फिर अन्य जो भी विचार है, वह किसी दूसरे समाज के लिए क्या वह कल्याणकारी है या नहीं है, इस पैरामीटर पर जांच करने के बाद में हम लोग विचार को फाइनल करते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज और ये देखी जाती है कि वह पूरे जीव जगत के लिए या फिर प्रकृति से जुड़ा हुआ वो विचार है या नहीं। इन 3-4 पैरामीटर के आधार पर तय किया जाता है, और तय करने के बाद अंत में जो बात सत्य साबित होती है या फिर आम सहमति से जो तय होता है, उस बात को हम लोग बोलते हैं। और अभी तक हम लोगों ने 2015 से 2022 तक नॉन स्टॉप बोला, अभी 2022 पूरा हो रहा है। दोस्तों, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के जो विचार थे उसको हम क्रमबद्ध समाज तक लेके जाएं, क्योंकि ये मामला वैचारिक है। यह कोई बल से सॉल्व होने वाला या राजनीति से सॉल्व होने वाला विषय नहीं है। यह आर्थिक मामले से भी सॉल्व होने वाला विषय नहीं है। जो विचार का मामला होता है वो विचार से ही आपका समझा जा सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक आपके बीच में बात रखी कि हमारे पूर्वज भारत भूमि पर सबसे पहले रहने वाले हैं, इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज रहते थे, उससे पहले कोई दूसरा समाज यहाँ पर नहीं रहता था, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारे पूर्वज इस धरती पर सबसे पहले रहने वाले हैं, अर्थात हम लोग कहीं बाहर से आए कि यहीं के रहने वाले थे, ये विषय खड़ा होता है। तो आज साइंस ने भी अप्रूव किया, एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा भी प्रूव हुआ है, और विभिन्न आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से प्रमाणित हुआ है कि जो क्रमिक विकास हुआ आपका इंसानों का, उसी क्रमिक विकास से जो आज का भारत का आदिवासी है वो इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी से उपजा हुआ है। उसके लिए हमारे भील आदिवासी समुदाय के अंदर एक शब्द मिलता है, भील आदो आदना
आणि धरतीना धणी, भेल आदोआद आणि धूल मूल ना धणी, आदोआद थकी धणी। आदोआद का मतलब होता है मिट्टी के धनी, धनी का मतलब होता है मालिक, धूल मूल ना धनी का मतलब होता है इसी मिट्टी के मालिक यानी उपज के हाथ में। तो ये जो शब्दावली हमारे पूर्वजों में आदि अनादि काल से भीली बोली के अंदर चलता हुआ आ रहा है। तो इससे भी धरती पर सबसे पहले पैदा हुआ भारत देश में, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हमारा समाज जब पैदा हुआ तो सबसे पहले उसके अंदर आपका सहज बुद्धि से आपका विवेक बुद्धि जागृत हुई होगी, यानी होमो सेपियंस बनने की स्थिति आई। विवेक बुद्धि जब जागृत हुई तो विवेक बुद्धि जागृत होने के बाद में हमारा समाज का जो कहने का मतलब पूर्वज होगा वो महिला भी हो सकता है, आपका पुरुष भी हो सकता है, कई पुरुष भी हो सकते हैं, कई महिलाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि एक इंसान से या एक माता पिता से सभी इंसान पैदा हुए, इस सिद्धांत को हम लोग नहीं मानते हैं। कई लोगों से, यानी एक क्रमिक जो विकास हुआ उसमें कई पुरुष रहे होंगे, कई महिलाएं रही होंगी, उनसे क्रमिक विकास हुआ होगा। तो जो सबसे पुराने पूर्वज थे जो हम होमो सेपियंस बने भारत भूमि पर, उन्होंने सबसे पहले विवेक बुद्धि जागृत होने के बाद में उन्होंने सोचा होगा, क्या सोचा होगा कि ये जो हमारे आसपास में जो पर्यावरण है, जिसके अंदर पेड़ पौधे हैं, जिसके अंदर जीव जंतु हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, आसमान है, धरती है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, उनके बारे में अपना व्यू सोचा होगा। उन्होंने होगा कि वो उन्होंने अपनी बात है उसको कहने का कोशिश किया होगा। कहने चूंकि उस समय में कोई भाषा नहीं थी, उस समय कोई शब्दावली नहीं थी, तो उन्होंने अपने आसपास जो लोग थे वो चूंकि एक ही साथ पैदा हुए थे, इट मीन्स वो एक ही समाज के लोग थे, ऐसा कहा जा सकता है। माना कि वो हो सकता है 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी, 20 भी हो सकते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे को अपने हाव भाव के द्वारा उसको समझाने का कोशिश किया होगा, एक दूसरे को शेयर किया होगा। उस तरीके से शब्द बनते चले गए और इन्हीं शब्दों से एक बोली जो एक दूसरे की समझ के अनुसार जो समझ सकते थे, ऐसी बोली का विकास हुआ होगा। और हम ये मानते हैं कि वो बोली भीली बोली थी और इसी बोली के आधार पर उन्होंने अपनी बात सबसे पहले एक दूसरे को शेयर किया होगा। तो उन्होंने जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, फसल, यानी आपका आसमानी घटनाएं जो घट रही है, उनके बारे में एक निश्चित सोच बनाया होगा। और एक निश्चित सोच बनाया होगा, वह सोच धीरे 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 करते करते आज हमारे तक आई, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि आदिवासियों ने कभी दस्तावेजीकरण नहीं किया, उनकी जो रूढ़ी प्रथा है या फिर जो रीति रिवाज है या परंपराएं हैं, जीवन मूल्य है, जीवन शैली है, समाज व्यवस्था है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होते हुए हमारे तक पहुंची। इसमें ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जो होमो सेपियंस पैदा हुआ है, बील पूर्वजों का पुरुष या महिला पैदा हुए होंगे, उनसे लगा करके आज तक हो सकता है वह कितनी पीढ़ियां होंगी ये अपन नहीं कह सकते, लेकिन जितनी पीढ़ियां थी उनका अनुभव सिद्ध ज्ञान, नंबर 1, उनका जो अनुभव सिद्ध ज्ञान था, उनका प्रकृति के बारे में जो सोच थी, पेड़ पौधों के बारे में सोच थी, जीव जंतुओं के बारे में सोच थी, इंसानों के बारे में सोच थी, वह सोच क्रमशः डेवलप होती गई, विकसित होती गई। और इस तरीके से आदिवासियों का जो संस्कृति है वो विकसित हुआ, आदिवासियों की जो बोली है वो विकसित हुई, आदिवासियों का समाज व्यवस्था, आदिवासियों का पूजा पद्धति, आदिवासियों की विवाह पद्धति, आदिवासियों का गणतांत्रिक राज व्यवस्था, ये सब क्रमशः विकसित होते चले गए। और इसी के आधार पर आज की तारीख में हम लोग जो विरासत, हजारों लाखों पूर्वजों की जो विरासत है वो आज हमारे तक चली हुई आ रही है। तो इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में कई बाहरी लोग आते हैं। आज 2500 साल, 2600 साल पहले सबसे पहले ईरानी लोग हमारे देश में आए थे और वो ईरानी लोग मीडिया या फिर आपका फारस, ये जो 2 प्रांत थे वहां से आए। और आप लोगों को पता ही होगा, विभिन्न धर्म ग्रंथों के द्वारा भी आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले धर्म का जो विकास हुआ वह आज का जो यरूशलेम है वहां विकास हुआ, जिसको हम धर्म कहते हैं।
जिसको अब्राहमिक रिलीजन भी कहते हैं, वह वहां विकास हुआ। जो असीरिया, ईरान के पास में असीरिया का जो राजा था, उसने जो इजराइल पर आक्रमण किया, आज का इजराइल, उस पर आक्रमण किया और वहां से यहूदी लोगों को वो अपने साथ ले आया और ईरान के मीडी इलाके के अंदर उनको ला करके बसाया। और उसी टाइम में ईरान के अंदर जरथुस धर्म का, जो आपका जोरास्ट्रियन धर्म होता है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। और इसके बाद में क्रमशः विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के बाद में बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर फैले, यानी जो धर्म जिसको हम कहते हैं, ईश्वरीय धर्म जिसको कहते हैं, वह वहां से धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर गया। वो उसका कोई भी नाम हो सकते हैं, जिसको ईश्वरीय धर्म है, वे सारे वहां से शुरू हुए, ऐसा कहा जा सकता है। तो हमारे देश के अंदर, विशेषकर आदिवासियों के अंदर जो सोच थी, एक विचार था, वह ईश्वरीय धर्म के आधार पर नहीं था। ये बात हमें समझना होगा। तो क्या आदिवासी लोग हैं वह ईश्वर को नहीं मानते, ये सवाल पैदा होता है। क्योंकि दर्शन के अंदर सबसे पहले ये बात क्लियर करना जरूरी है कि ईश्वर को आदिवासी मानते या नहीं मानते, और या फिर ईश्वर किसको मानते हैं। तो जिसको ईश्वर यानी ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं, कहने का मतलब वह कौन है, कैसा है, उसके बारे में कोई जानते नहीं है। तो इसको कई सारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो हम लोग आदिवासी पूर्वजों के जो विचार का अध्ययन करते हैं, तो आदिवासी समाज के अंदर एक महिला और एक पुरुष, दो, और इसके बाद में प्राकृतिक नियम, ये तीन चीजों को मिला करके ही सृष्टि का निर्माण होता है, प्रकृति का जो निर्माण होता है, इस बात को माना जाता है। जैसा कि हम लोग फूल के अंदर भी ये बात देखते हैं, तो फूल के अंदर भी एक पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर, अर्थात एक पुरुष होता है और एक महिला होती है। और फूल का जो निषेचन है वह भी प्राकृतिक नियम से होता है, यानी वहां पर भी तीन ही चीजें हैं। इसी तरीके से हम लोग जड़ तत्वों में देखते हैं, यानी आपका जो पदार्थ में देखते हैं, तो पदार्थ के अंदर भी सबसे छोटा आपका अणु होता है, अणु से भी छोटा होता है परमाणु। परमाणु में भी तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस, प्रोटॉन यानी प्लस, और ये दोनों जुड़ते हैं, वो प्राकृतिक नियम से जुड़ते हैं। यानी तीन उदाहरण दिए, तीन उदाहरण के अंदर तीन चीजें हैं। और इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। ये तीन चीजों के अंदर तीन चीजें हैं। अब ये तीन चीजों का जो योग होता है, उसी को हमारे पूर्वज सब कुछ मानते थे, सर्वोच्च शक्ति मानते थे, और इसको प्रकृति शक्ति भी कह सकते हो। विभिन्न आदिवासी समाज हैं, उसको अलग अलग तरीके से उसका नामकरण करते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक जैसा विचार प्रारंभिक जमाने में था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो हमारे तीन को मिला करके जो एक सर्वोच्च शक्ति का जो सोच था, कालांतर में जो धर्म वाले लोग हैं, इन्होंने इसी को मिला करके अपने पूर्वज को, यानी इसका मानवीकरण करके, उसका मानवीकरण करके ईश्वर बनाया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो जिसको ईश्वर की जो अवधारणा है, वो उसका जड़ में आदिवासी है। आदिवासी के जो विचार का विकृतीकरण करके या मानवीकरण करके ईश्वर बनाया गया, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आत्मा के बगैर भी आपका दर्शन को नहीं समझा जा सकता। आत्मा किसको कहेंगे? ये कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, वह न मरती है न जन्मती है, ऐसा कहते हैं लोग। तो इंसान के मरने के बाद है आत्मा का फिर पुनर्जन्म होता है, ऐसा कहते हैं। हमारे समाज के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, जितना हम लोग समझ पाए, जितना हम रिसर्च कर पाए। लेकिन हमारे समाज की एक मान्यता है कि पूर्वजों की पूजा की जाती है, और वो पूर्वजों की पूजा इसलिए की जाती है कि जो, जैसा कि मैंने बताया, जो सबसे पहले इंसान पैदा हुए, होमोसेपियंस बने हमारे भारत भूमि पर, उनके जो माता और पिता दोनों जो पूर्वज थे, उनकी पूजा किया जाता है, और वो आज भी चलता है। पुरुष की भी अलग से पूजा होती है, उसको सिरावालसी कहते हैं, और जो महिला की भी अलग पूजा होती है, उनको हम सोकड़ी पूजा कहते हैं, मातारोन कहते हैं, बाबा डोकरा कहते हैं। तो उनमें हम लोगों ने देखा होगा कि वो क्यों पूजा की जाता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो पुरुष था, जब सबसे पहली जो महिलाएं थी, उनका जो डीएनए था, उनकी जो कोशिका थी, उनका जो बीज था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तक जिंदा चला आया, वो मरा नहीं।
यानी जो सबसे पहले जो पुरुष थे, सबसे पहले जो महिला थी, उनका जो बीज है, उनका जो डीएनए है, वो दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में इस तरीके से जिंदा 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 आज हमारे होगा, ऐसा। तीसरी बात है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बारे में हमारे पूर्वजों में कहने का मतलब एग्जैक्टली अभी तक हम लोगों का पूरा रिसर्च चल रहा है, लेकिन पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है उसके बारे में कहने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अंदर हुआ ऐसा कहा जा सकता है। वो कोशिका मेरे तक आई, मेरे तो मेरे दादाजी मेरे अंदर आज भी जिंदा है, क्योंकि मेरे दादाजी की जो कोशिका थी, जो डीएनए था, जो बीज था, वो मेरे अंदर जिंदा है। अर्थात ये पुनर्जन्म ऐसा हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। तो हमारे पूर्वजों का ये जो सोच था, उसी सोच को उन लोगों ने विकृत करके या धार्मिकरण करके अपने तरीके से उसको अलग तरीके से दिया। और यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है पुनर्जन्म के मामले में कि पुनर्जन्म होता है वो कर्म के आधार पर होता है। कर्म का मतलब पहले जन्म का कर्म। तो पहले जन्म का जो कर्म है, उस सिद्धांत को हमारे पूर्वज या हम नहीं मानते, पूर्व पुरुष का कर्म, यानी मेरे दादा का कर्म, मेरे दादा का जो कर्म है या मेरे परदादा का जो कर्म है, उससे मेरे दादा को लाभ हुआ, मेरे दादा के कर्म से मेरे पिताजी को लाभ हुआ, मेरे पिताजी के कर्म से मुझे फायदा हुआ। हमारे लोग हैं वह पुनर्जन्म को इस वे में या कर्म फल को इस रूप में देखते हैं। इसलिए आज की तारीख में हम लोग ये कहना चाहेंगे, यदि हम लोग सही कर्म नहीं करेंगे, हमारे हस्बैंड वाइफ या माता पिता दोनों सही कर्म नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य बिगड़ जाएगा। तो उसको हम लोग इस रूप में देखते हैं। एक बात आती है भाग्य या किस्मत। ये इस मामले में हम लोग देखते हैं, तो यदि हमारे बच्चा जैसे जन्मता है और बच्चा फिर बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले वो किस चीज को लेकर के फाइट करता है, संघर्ष करता है। तो हम लोग देखा होगा कि बच्चे खिलौनों को लेकर लड़ते हैं। हो गया टीचर, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लगातार हमने कई बच्चों को पढ़ाया, वो बच्चे आज शादीशुदा हो गए, काफी आगे बढ़ गए, नौकरी लग गए। उन बच्चों को भी हमने देखा, तो जो बच्चा सबसे पहले स्कूल के अंदर आता है, वो एक चीज के लिए लड़ता है, अपनी जगह के लिए। नहीं, यहाँ तो मैं बैठता हूँ। हमारे भीली बोली में इसको ऐसे कहते हैं, आप मारो मांग लो है या मारो मांग लो है। इस तरीके से बच्चा बोलते हुए लड़ता है, यानी संघर्ष करता है। इससे ये कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने भाग का पता है। वो जन्मजात ऐसा एक गुण है जिसकी वजह से उसको भाग का पता है, अपने हिस्से का पता है, अपने मांग का पता है। इसी चीज को आधार मान करके आगे इसको क्या कहेंगे, आपका विकृतीकरण करके या फिर धार्मिकीकरण करके, संस्कृतिकरण करके उसको किस्मत नाम दिया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। एक पुनर्जन्म के विषय में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमारे समाज के अंदर बोली में कभी कभी महिलाएं कोई गलत काम कोई दूसरा व्यक्ति करता है, आदमी करता है, तो उस टाइम या बच्चा करता है, तो उस समय वो अचानक बोलती है, क्या बोलती है कि कणे भवनो दुश्मन है, यानी भव शब्द आता है, कणे भवनो दुश्मन है, यानी तो कौन से जना